एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू फ्लेवर्ड विद लव बाय प्रियंका। आज भी एक वीकेंड है और ऑब्वियसली वीकेंड है तो बढ़िया बढ़िया खाना खाने का बनाने का तो मन करता ही है। आज मैंने सोचा है कि मैं बनाऊंगी कैलजोन्स। कैलजोन्स बेसिकली पिज़्ज़ा के भाई बहन ही होते हैं, भाई बोल लो बहन बोल लो, आई डोंट नो। बेसिकली पिज़्ज़ा सर्कल में बनता है ना, सारी चीज़ें तो सेम ही है, वही पिज़्ज़ा सॉस डलती है, वही चॉइस ऑफ वेजिटेबल्स डलती है और साथ में उसको ऐसे हाफ मून फोल्ड करके सील करके फिर बेक किया जाता है। तो आज ना मेरे पास एक बहुत अच्छा पीआर भी है, वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो बना रही हूँ मैं कैलजोन्स और उसके साथ बनाऊंगी थोड़े से स्टफ्ड मशरूम्स। बहुत अच्छी सी फीलिंग बनाएंगे उनको भी बेक करके बनाएंगे। और बाकी इस वीडियो में मैं आपको डॉलर ट्री भी लेके जाऊंगी। आज मैं दिखाती हूँ आपको कि डॉलर ट्री से क्या चीज़ें अच्छी अच्छी मिलती हैं और लेटेस्ट जो है क्रिसमस का वहाँ पे क्या क्या स्टफ आया हुआ है वो भी देखेंगे। अच्छा, पिज़्ज़ा के लिए ना मैंने कोई डो तैयार नहीं किया है, मतलब कैलजोन्स के लिए। तो आज मैं इंस्टेंट पिज़्ज़ा डो बनाने वाली हूँ, इंस्टेंट पिज़्ज़ाज बनाने वाली हूँ। बेसिकली डो तो वही होगा, बस मैं प्रूफिंग का टाइम उसको बहुत थोड़ा दूंगी, लेकिन वो ठीक ही बनते हैं। फिर भी मैंने एक दो बार पहले भी ऐसा किया हुआ है, तो आपको भी दिखाती हूँ आज आपके सामने भी रिजल्ट्स, आप भी देखना। और शुरू करते हैं, फिर टाइम वेस्ट करते से पहले शुरू करते हैं डो के साथ ही। तो डो के लिए ना मैं वही अपना जो क्लासिक डो है मेरा, अगर आपने पिछली वीडियोस भी देखी ना तो मेरा ये गो टू डो रेसिपी रहती है। बहुत ही वर्सेटाइल डो है, इससे आप बंस भी बना सकते हो, ब्रेड लोफ भी बना सकते हो, पिज़्ज़ा डो भी बना सकते हो। बहुत अच्छा बनता है, सॉफ्ट भी, और बिल्कुल मैदा की कमी भी महसूस नहीं होती। मैं ले रही हूँ 500 ग्राम चिरौती रवा, ये फाइन वाली सूजी है। अगर आपको ये नहीं मिलते ना तो आप रेगुलर सूजी को एक बार मिक्सर ग्राइंडर में चला लो और फिर उसको यूज़ कर लीजिए। तो मैंने आधा किलो 500 ग्राम चिरौती रवा लिया है, 100 ग्राम गेहूं का आटा लिया है, 2 टेबलस्पून इसमें चीनी डालेंगे। आप कोई भी शुगर यूज़ कर सकते हो, हनी भी, मेपल सिरप भी या रेगुलर चीनी भी। साथ में डालूंगी 1 टीस्पून नमक का, और उसके बाद ये 1 सैशे डाल रही हूँ इंस्टेंट ईस्ट का। इसमें 2 टीस्पून ईस्ट होता है। आप चाहो तो ड्राई एक्टिव ईस्ट ले सकते हो, लेकिन उसको पहले एक्टिवेट करना पड़ता है। रादर इंस्टेंट ईस्ट ही आप भी खरीदो, मैं यही सलाह दूंगी, क्योंकि फटाफट काम हो जाता है ना। और जब आपकी ईस्ट ताज़ी है और आपको पता है कि ये फ्रेश ईस्ट है तो काम करेगी ही करेगी। और साथ में मैं इसमें 1 कप वार्म मिल्क डाल रही हूँ। सिर्फ मिल्क को ना फ्रिज से निकला इसलिए 40 सेकंड्स के आसपास माइक्रोवेव कर दूंगी और फिर उसे यूज़ करूंगी। बेसिकली आपको ये देखना है कि दूध का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ना हो, गर्म नहीं होना चाहिए, वरना फिर ईस्ट जो है एक्शन नहीं करेगी, वो रादर मर जाएगी, इट विल किल द बैक्टीरिया। आपको सिर्फ इसे वार्म करना है, लाइक योर ब्लड टेम्परेचर। और उसके बाद ये मिल्क तो मैं पूरा का पूरा डाल दूंगी। उसके बाद मैंने 1 कप पानी साथ में भर के रख लिया, लेकिन उसको मैं पूरा नहीं डाल रही हूँ, सिर्फ ज़रूरत जितना। आई एम जस्ट आई बॉइलिंग द डो। तो लगभग टोटल लिक्विड इस 600 ग्राम आटे और सूजी के मिक्सचर में डल रहा है, लगभग 400 ml के आसपास। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ अवन की सेटिंग्स। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं, तो इस तरह के जो यूएस में ये कुकिंग रेंजेस होते हैं ना, इनमें बेक और ब्रॉयल 2 फंक्शन लिखे होते हैं। आपको बेक पे क्लिक करना है और स्टार्ट दबाना है, तो ये ऑटोमेटिकली प्री हीट मोड में चला जाएगा। और इसका बेसिक टेम्परेचर जो होता है वो होता है 350 डिग्रीज फ़ारेनहाइट। तो ये ऑटोमेटिकली उतने ही टेम्परेचर पे प्री हीट होना शुरू हो जाएगा। आप चाहो तो स्टार्ट बटन से पहले टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज भी कर सकते हो, लेकिन अभी ना मैं बस अवन को वार्म कर रही हूँ ताकि ये डो थोड़ा सा प्रूफ होने में से हेल्प मिले। तो अब जैसे ये डो बन जाएगा तो हम इसे थोड़े से कोसे से अवन में रख देंगे। जब डो कंबाइन होना शुरू हो गया ना तो मैंने इसमें 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल डाल दिया था। आप मेल्टेड बटर भी डाल सकते हो। और उसके बाद बस ऑयल के इनकॉर्पोरेट होने तक डो को नीड किया है 1 मिनट और उस फिर निकाल लिया है स्टैंड मिक्सर से। इस डो को आप बिल्कुल हाथों से आसानी से गूंद सकते हो, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस 10-12 मिनट तक आपका मसल एक्सरसाइज होगा। उसके बाद मैंने इसे 200 डिग्री पर गर्म किया था, अवन को बीच में ही क्लोज कर दिया था, बस वार्म किया है, गर्म नहीं किया। 200 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गर्म करके वो डो का बोल जो है वो मैंने अवन के अंदर रख दिया है ताकि उसे कोसा माहौल मिले, तो ईस्ट अपना काम करना शुरू कर देगी। अब जितनी देर डो प्रूफ होता है, थोड़ी देर सेट होता है, हम अपनी वेजिटेबल्स की प्रिपरेशन कर लेते हैं। पिज़्ज़ा के लिए ना मैंने सिर्फ पेपर्स काटी हैं और साथ में बच्चे तो सिर्फ पेपर्स ही खाएंगे, मैं और वरुण थोड़े से मशरूम्स पिज़्ज़ा में भी ले लेंगे। तो पिज़्ज़ा के लिए बस पेपर्स और मशरूम्स ही हैं आज मेरे पास। कॉर्न मुझे याद नहीं आया था तो सही, और बच्चों को अच्छा भी लगता है, लेकिन ऑन दिस पर्टिकुलर डे मुझे बिल्कुल याद नहीं आया कि मेरे पास कॉर्न भी है।
एनीवेज साथ में ना मशरूम्स को स्टफ़ करके बनाने के लिए मैं इस तरह से उनका स्टेम निकाल रही हूँ, इस तरह से सॉफ्ट हैंड से। और उसके बाद मैं हमेशा मशरूम्स को पील करना प्रेफर करती हूँ। आप क्या करते हो मुझे ज़रूर बताना। एक्चुअली दोस्तों होता क्या है ना, मशरूम एक स्पॉन्ज है, तो अगर आप मशरूम को धोओगे ना तो धोने से वो बहुत सारा पानी अब्जॉर्ब कर लेता है और फिर वो कभी भी अच्छा नहीं बनता। आप चाहे तो ये ट्राई करके देखना, फिर आपको डिफरेंस पता चल जाएगा जो मैं बोल रही हूँ उस बात का। मशरूम जब बहुत ज़्यादा पानी अब्जॉर्ब कर लेता है और फिर आप उसे कुक करते हो ना, तो वो बिल्कुल छोटा छोटा हो जाता है, बिल्कुल सिकुड़ जाता है बनने के बाद, कुक होने के बाद। लेकिन इस तरह से मशरूम के चंक्स रहते हैं फिर भी। तो मैं स्किन निकाल कर उसे, अगर गंदा होता है तो क्लीन भी कर लेती हूँ टिश्यू पेपर से, क्लीन होता है तो बस स्किन निकाल के डायरेक्टली ही ऐसे ही यूज़ कर लेती हूँ। तो मशरूम को ना आप भी ज़रूर ऐसे ट्राई करके देखना, इतना मुश्किल नहीं होता, स्किन ईजीली पील ऑफ हो जाती है। और इस तरह से मैंने 2-3 मशरूम को चॉप करके रख लिया था पिज़्ज़ा के लिए, और बाकी सारे मशरूम्स को स्टेम निकाल कर और स्किन पील करके ऐसे हॉलो बनाकर उसका रख दिया था। और देखिए ना दोस्तों, ये जो स्टेम्स हमने निकाली है इनका भी पील निकाल देंगे स्क्रब करके, और इसको भी फिलिंग के लिए यूज़ करेंगे। और साथ में मैं सॉस में आज यूज़ करने वाली हूँ, ये कॉस्टको से लेके आई थी मैं, क्लासिको ऑर्गेनिक पिज़्ज़ा पास्ता सॉस। वैसे मेरे चैनल पे आपको पास्ता सॉस या पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी भी बहुत बार मिल जाएगी, मैंने कई बार शेयर की है। आप चाहोगे तो मैं लिंक भी दे दूँगी, आप ज़रूर मुझे बताना कमेंट्स में। चलिए अब देखते हैं कि पीआर में आज मेरे पास क्या आया है। तो इस बड़े से बॉक्स को मुझे भेजा है ब्रांड रैमजॉय ने, विच इज़ अ वेरी फेमस होम अप्लायंसेस, किचन अप्लायंसेस ब्रांड इन यूएस। और देखते हैं मुझे क्या भेजा है इन्होंने। यस तो मेरे को भेजा है एक बड़ा सा 6.8 क्वार्ट्स कैपेसिटी का एयर फ्रायर विद अ डिजिटल टच स्क्रीन पैनल। और दोस्तों ये ना 10-in-1 फंक्शन एयर फ्रायर है। इसमें डिहाइड्रेट, बेकिंग, एयर फ्राइंग के साथ साथ काफ़ी सारी और चीज़ें भी हो सकती हैं। तो ना सिर्फ मैं आज आपके साथ इसे अनबॉक्स करूँगी, और साथ ही आज इसका फुल एक्सपेरिमेंट भी करके देखेंगे। दिस ब्रांड क्लेम्स कि ये बहुत जल्दी ही प्री हीट हो जाता है, क्योंकि इसका पावर जो है वो है 1600 वॉट्स। और इसका जो बास्केट है उसका साइज़ एक 4 to 6 पीपल फैमिली के लिए काफ़ी परफेक्ट है, विच आई कैन एब्सोल्युटली सी। बास्केट काफ़ी बड़े साइज़ का है, और ना सिर्फ बास्केट ही बड़े साइज़ का है, इसका प्री हीटिंग भी बहुत जल्दी हो जाता है और एयर फ्राइंग भी काफ़ी जल्दी हो जाता है। तो वो आज हम पूरा एक्सपेरिमेंट करके साथ ही देखेंगे। लुक्स वाइज तो मैं कहूँगी कि काफ़ी अच्छा है। अभी इसका जो स्लैंटिंग टच पैनल है वो काफ़ी फंक्शनल लग रहा है मुझे। you'll be able to see the temperature settings and function very clearly because of the slanting screen। और साथ में इसके आई है एक इंस्ट्रक्शंस मैनुअल जो बड़े ही क्लियर इंस्ट्रक्शंस के साथ है। मैंने एयर फ्रायर बास्केट को धो के रख दिया ताकि इसे हम यूज़ कर पाएँ। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं अपने मशरूम्स की फिलिंग बनाने के लिए मैं यहाँ 1 टीस्पून ऑलिव ऑयल गरम कर रही हूँ और उसमें हाफ अनियन डाल रही हूँ। काफ़ी बड़ा अनियन था मेरे पास। और साथ में ये जो मशरूम के स्टेम्स हैं ना, इन्हें भी मैं चॉपर में ही छोटा छोटा चॉप कर लूँगी। और प्याज को ऐसे ब्राउन होने तक पकाएंगे, थोड़ा हल्का ब्राउन होने तक, और उसके बाद हम अपने मशरूम के स्टेम्स को डाल देंगे जिन्हें हमने छोटा छोटा चॉप कर लिया है। अब इन्हें भी पकने देंगे थोड़ा और पानी रिलीज होने तक। और उसके बाद डाल रही हूँ 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर, 1 टीस्पून ड्राइड पार्सले और थोड़ा सा मिक्स्ड हर्ब्स और थोड़ा सॉल्ट टू टेस्ट। इस सब को थोड़ा पकने देंगे जब तक ये ड्राई ना हो जाए, मशरूम्स का पानी बिल्कुल ना सूख जाए। उसके बाद मैं डाल रही हूँ ये 1 ब्लॉक क्रीम चीज़ का, थोड़ा इस फिलिंग को क्रीमी बनाने के लिए और थोड़ा और टेस्टी बनाने के लिए। और साथ में थोड़ी सी पामेजान भी डाल रही हूँ मैं। पामेजान बिल्कुल ऑप्शनल है, इफ़ यू वांट आप ऐड करिए, नहीं करना है बिल्कुल मत करिए। और देखिए एक बहुत बढ़िया और बहुत फ्लेवरफुल मशरूम्स की फिलिंग बन के तैयार है। जो मशरूम्स के स्टेम्स हमने इसमें डाले हैं ना, उस वजह से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आने वाला है। बास्केट में ये जो ट्रे आया है इसमें एरो इजीली बने हुए हैं ताकि आपको पहचान हो जाए किस तरफ से इसे अंदर डालना है, एंड इट फिट्स परफेक्टली इनटू द बास्केट। इसको स्विच ऑन करते हैं सबसे पहले, और फिर देखिए कितना क्लियर इसका डिजिटल डिस्प्ले है जिसपे सारे ही फंक्शन इजीली मेंशन्ड हैं फॉर यू टू रिकॉग्नाइज। सारे डिहाइड्रेट, एयर फ्राई, बेक एंड रीहीट एंड स्टे वार्म, ऑल फंक्शंस आर देयर। और मैं टेम्परेचर रख रही हूँ 400 डिग्रीज और उस पर हम करेंगे
प्री हीट इसको, सिर्फ 4 मिनट में ये प्री हीट हो जाता है। तब तक चलिए हम अपने मशरूम्स को असेंबल कर लेते हैं। मैंने थोड़ी थोड़ी यही वाली पिज़्ज़ा सॉस इसमें डाल रही हूँ, और इस पिज़्ज़ा सॉस के इंग्रेडिएंट्स क्लीन थे इसीलिए मैं लेकर आई हूँ कभी कभी यूज़ करने के लिए। अब हमारी बनाई हुई इसमें अच्छे से मशरूम फिलिंग डालेंगे, बहुत ही अच्छे से इसको फिल कर देंगे सारे मशरूम्स को, एक तरह से इनका पूरा कैप भी बन जाए और बहुत स्टफिंग अच्छे से इसमें चली जाएगी तो फ्लेवर भी ज़्यादा आने वाला। फिलिंग डालने के बाद मैं थोड़ा थोड़ा ड्राइड पार्सले डाल रही हूँ, फ्रेश होता तो भी बहुत अच्छा लगता, बट आज मेरे पास ड्राइड ही है तो मैं वही डाल रही हूँ। और उसके बाद मैंने छोटा छोटा एक एक ये ग्रीन बेल पेपर का टुकड़ा भी डाल दिया था, जस्ट टू गिव इट अ नाइस कलर। और अब हम इसे एयर फ्राई कर लेंगे, और उसके बाद हम इन्हें रखते हैं एयर फ्राई होने के लिए। मैंने तो दोस्तों पहले इनको 12 मिनट के लिए एयर फ्राई कर दिया, एंड आई मस्ट हैव चेक्ड देम इन बिटवीन, लेकिन मैं एयर फ्रायर फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही थी और ये एयर फ्रायर तो कुछ ज़्यादा ही जल्दी हीट होता है, मुझे इतना आइडिया नहीं था। बस मशरूम्स जो है फिर भी बच गए, काफ़ी अच्छे बने थे, वो अभी आप देखोगे। मैंने इसको लगभग 12 मिनट के लिए जो है एयर फ्राई होने के लिए ऑन कर दिया था, और उसके बाद मैं और कुछ काम करने लग गई। एनीवेज, जब तक मशरूम पकते हैं ना, बच्चों ने तो मशरूम खाने नहीं थे, इसलिए मैं उनके लिए स्वीट पोटैटो फ्रेंच फ्राइज़ बना रही हूँ, और ये बनाना बहुत ही आसान है। मैंने सोचा फ्रेंच फ्राइज़ बच्चों की वैसे भी फेवरेट ही है, मेरे बच्चों को स्वीट पोटैटो फ्राइज़ बहुत पसंद है। मैं यूजुअली इन्हें अपने ओवन में बनाती हूँ, लेकिन आज एयर फ्रायर का उद्घाटन हो रहा था तो मुझे लगा ट्राई करके देखते हैं। सिर्फ आपने स्वीट पोटैटो को ऐसे फ्राइज़ की शेप में काटना है। 1 टेबलस्पून ऑयल डाल रही हूँ, ऑलिव ऑयल, थोड़ी सी इटालियन सीजनिंग और थोड़ा सा सॉल्ट। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, और मैंने अभी साइड रख दिया जब तक मशरूम्स एयर फ्राई हो रहे हो। उसके बाद हम इन्हें एयर फ्रायर में बना के देखेंगे, और फ़र्क भी आज पता चल जाएगा कि ओवन में जल्दी बनते हैं या एयर फ्रायर में। चलिए, थोड़ी देर के लिए हमारे डो को भी रेस्ट मिल गया है, अब बनाना शुरू करते हैं अपने कैलजोन्स। तो डो देखिए अभी राइज तो नहीं हुआ है, बट ईस्ट ने अपना काम करना शुरू ज़रूर कर दिया, थोड़ी थोड़ी एयर इसमें इनकॉर्पोरेट हो ही गई है। अब फटाफट से असेंबल करते हैं अपने कैलजोन्स। तो जिस तरह से रोटी बनाते हैं ना, उसी तरह से मैंने डो का थोड़ा थोड़ा टुकड़ा लिया है, थोड़ा बड़ा लिया है, लेकिन एकदम रोटी जैसा पतला और थिन नहीं बनाना इसे, थोड़ा 1/4 इंच थिक रोटी बनाएंगे, बहुत पतली रोटी नहीं, बिकॉज आफ्टर ऑल इट इज़ अ थिक ब्रेड पिज़्ज़ा लाइक प्रिपरेशन। तो मैं तो अपने बेलन से ही बेलना पसंद करती हूँ, पिज़्ज़ा के लिए भी कैलज़ोन के लिए भी। ऑथेंटिक वे में तो हाथों से ही स्ट्रेच कर करके किया जाता है इसको। और अब मैं 1 टेबलस्पून ये वाली सॉस लगा रही हूँ पिज़्ज़ा वाली। उसके बाद घर में जिसको जो पसंद है उसकी उसी तरह से असेंबली करके मैंने कैलज़ोन्स बनाए थे। तो बड़ी बेटी अनियन और पेपर्स खाती है, छोटी बेटी सिर्फ पेपर्स और टमाटोज़, तो उस हिसाब से फिलिंग लगा रही हूँ। साथ में लगा रही हूँ थोड़ी थोड़ी मोज़रेला चीज़ स्लाइस करके, और उसके बाद डालेंगे थोड़ी सी इटालियन सीजनिंग और सॉल्ट, और फिर इसे इस तरह से सील करना है। तो बेसिकली ना ये एक तरह की गुंजिया ही है, बस नमकीन वाली और चीज़ वाली। आप इन्हें कुछ भी कह सकते हो, मैक्सिकन लोग भी कुछ ऐसा सा ही बनाते हैं, उसको एम्पनाडास कह देते हैं। इटालियन लोग अपना पिज़्ज़ा अलग तरह से बनाते हैं, जो थोड़ा हाथों में लेकर खाने में कन्वीनियंट हो तो उसे कैलज़ोन बोल देते हैं। अलग अलग नाम है, बेसिकली फंडा वही है, वही डो है और वही चीज़ें हैं सारी। पर हाँ, ये है कि चेंज हो जाता है, कभी कभी खाने में थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है और चेंज हो जाता है, तो थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है मेन्यू में भी। इसको इस तरह से सील करना है, और थोड़े से स्टीम के लिए वेंट ज़रूर बनाने हैं, वरना चीज़ जब मेल्ट होगी तो उससे समझ नहीं आएगा कि स्टीम कहाँ से निकले और वो फट जाएगी। इसी तरह से मैंने बाकी के भी असेंबल किया। आप असेंबल करके इसको इस तरह से फोक की हेल्प से भी सील कर सकते हो, या फिर जिस तरह से मैंने पिछला वाला किया था उस तरह से भी आप सील कर सकते हो। इट्स टोटली अप टू यू। आज मैंने डिसाइड किया कि मैं ना दोनों में एक्सपेरिमेंट करूँगी, एयर फ्रायर में भी और अपने अवन में भी। तो अवन को भी मैंने प्री हीट होने लगा दिया था 200 डिग्री सेल्सियस या 400 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, और उसी तरह से एयर फ्रायर के लिए भी मैंने रेडी कर दिए थे कैलज़ोन्स। और ये देखिए 12 मिनट में ना मशरूम बस थोड़े से जलते जलते बच गए, मतलब 2 मिनट पहले मैं निकाल लेती तो ये बड़े सुंदर दिखते। इनका टेस्ट अभी भी ठीक था, ये बिल्कुल भी वैसे कड़वा टेस्ट नहीं आया जलने वाले, बस बाल बाल बच गए थे। लेकिन हाँ, सुंदर कम लग रहे हैं बिकॉज ऊपर से टॉप्स काफ़ी ज़्यादा ब्राउन हो गए हैं।
तो टेस्टी काफ़ी बने थे, फिलिंग बहुत अच्छी थी। आप डेफिनेटली इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हो। उसके बाद मैंने एयर फ्रायर में लगा दी हैं ये स्वीट पोटैटो फ्राइज़। ऑलरेडी प्री हीटेड है ही एयर फ्रायर, और इस बार कहते हैं ना दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, तो मैं बिल्कुल ध्यान से अपनी ये फ्राइज़ बनाने वाली थी क्योंकि ये मेरे बच्चों के लिए थी एंड दे वर रियली हंग्री बाय दिस टाइम। तो मैंने 400 डिग्रीज़ पे ही इसको सोचा कि मैं बस 5 मिनट में चेक कर लूँगी। 10 मिनट तो फ्रेंच फ्राइज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा मुझे लगा, तो इस बार मैं अलर्ट थी, मैंने टाइम पे ही उन्हें चेक किया था। आई विल जस्ट शो इट टू यू इन अ बिट। और कैलजोन्स को ना रेडी करके मैंने उसके बाद उन पे ऑलिव ऑयल ब्रश किया था सारे के सारे कैलजोन्स पे, और उसके बाद ये वाली ट्रे मैंने बेक की थी 200 डिग्री सेल्सियस पर ओवन में 15 मिनट के लिए, और 15 मिनट के बाद 2-3 मिनट के लिए मैंने ब्रॉयल फंक्शन में भी उसे रखा था। और साथ ही अब देखते हैं, अपनी 5 ही मिनट हुए हैं अभी, और अब मैंने फ्राइज़ को चेक करने का सोचा और एक बार शेक कर दिया। दोस्तों ये जो एयर फ्रायर है ना, ये आपको शेक रिमाइंडर भी देता है, स्क्रीन पे ना डिस्प्ले होने लग जाता है दैट शेक योर फूड। तो ये एक इसका बहुत अच्छा फीचर है, सो दैट आपको एक छोटा सा बीप होता है और शेक डिस्प्ले होने लग जाता है, आपको याद आ जाए कि आपको अपना फूड जो है वो शेक करना है। तो 5 + 2 यानी कि टोटल 7 मिनट्स में मेरी फ्रेंच फ्राइज़ बहुत अच्छी बनकर रेडी हो गई थी, जबकि अवन में इतने ही टेम्परेचर पे मुझे लगते हैं 25 मिनट इन्हें बनाने में। और एयर फ्रायर क्योंकि ये छोटा सा चैम्बर है ना, और बहुत क्विक हीटिंग इसमें होती है और हीट रिटेन भी ज़्यादा करता है, इसलिए सिर्फ 7 मिनट में ये बन के रेडी हो गई थी। और मुझे काफ़ी अच्छा इनका टेक्सचर भी लगा। आपको पता ही, आपने ये चैनल देखा है तो मैं काफ़ी रेगुलरली स्वीट पोटैटो को ओवन में बेक करती रहती हूँ, तो ये एयर फ्राई का टेक्सचर भी बहुत अच्छा था और क्विक रेडी भी हो गई थी ये। अब कैलजोन्स को मैं बेकिंग फंक्शन पे बना रही हूँ क्योंकि मुझे लगा आज अच्छे से इसका टेस्ट कर लेते हैं एयर फ्रायर का। तो बेकिंग फंक्शन को भी मैंने 400 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 200 डिग्री सेल्सियस पे प्री हीट कर लिया, और उसके बाद ये वाले 2 कैलजोन्स मैं एयर फ्रायर में बना रही हूँ। पहले मैंने इन्हें सोचा 10 मिनट के लिए बेक करते हैं, 8 मिनट के लिए, तो 8 मिनट में ये हो जाने चाहिए ऐसा मेरा आइडिया था। मैंने चेक किया तो मुझे काफ़ी डन लगे, एंड ये 5 ही मिनट में काफ़ी डन हो गए थे ऊपर से। तो थैंकफुली मैंने 5 मिनट बाद ही चेक कर लिया था, अभी 8 में से 3 मिनट बचे भी थे। लेकिन जब मैंने इन्हें निकाल रही थी ना, तो मैंने रियलाइज़ किया कि ये बॉटम से अभी उतने अच्छे से पके नहीं थे। फिर मैंने इन्हें उल्टा करके बस 2-3 मिनट के लिए, वही बचे हुए 3 मिनट के लिए बेसिकली फिर से रख दिया। तो टोटल ओनली 8 मिनट्स में आपके कैलजोन्स इसमें बन के रेडी हो जाएंगे। काफ़ी जल्दी बेकिंग होती है एयर फ्रायर में, जस्ट बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ द चेम्बर, हीट रिटेन होती है। तो कभी कभी जब आप जल्दी में हो ना, तो अवन से ज़्यादा काम जल्दी आपका एयर फ्रायर में हो जाएगा, और जब क्वांटिटी बनानी हो तभी आपको अपने अवन की हेल्प लेनी पड़ेगी। और ये देखिए कैलजोन्स कितने यमी लग रहे हैं। ये रेसिपी तो बहुत ही अच्छी है, और बचे हुए 3 मिनट्स में एयर फ्रायर में भी बहुत अच्छे से कैलजोन्स पक गए हैं और काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। और दोस्तों मैंने एक बात फील की कि एयर फ्रायर में बहुत जल्दी जल्दी बेकिंग हुई थी ना, तो उनका जो जूसेस हैं वो रिटेन हुए थे। अवन में ज़्यादा ड्राई हो जाती है आपकी डिश, क्योंकि बेकिंग टाइम होते होते सारा मॉइस्चर उसका सूख जाता है। ऑब्वियसली बेकिंग का मतलब ही यही है ना, मॉइस्चर सूख जाता है। और इसमें जल्दी बेकिंग हो गई थी ना, तो ये ज़्यादा जूसी था। एंड मैं अभी आपको इसको ओपन करके भी दिखाती हूँ कैलजोन्स को। एनीवेज टेस्टी तो दोनों ही थे, बट ये एयर फ्रायर वाला ज़्यादा जूसी था क्योंकि इसका सारा मॉइस्चर उड़ा नहीं था, रिटेन हुआ था। ऑल इन ऑल मैंने इसके सारे फंक्शन टेस्ट किए आपके सामने, बेकिंग वाला भी, एयर फ्राई वाला भी, और मुझे काफ़ी सही फंक्शंस लगे इसके, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस लगी रादर मैं कहूँगी। और ये देखिए कैलजोन कितना यम्मी बना है। शूट करते हुए मेरा तो खाने का मन कर रहा था एज यू कैन सी, बट गर्म भी बहुत था और मुझे लगा पहले आपको खिला दूँ फिर ही खाऊंगी। आप भी दोस्तों रैमजॉय एयर फ्रायर को ज़रूर चेकआउट करिए, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और आजकल ये फेस्टिव डिस्काउंट्स में अमेज़न पे अवेलेबल है। आप ज़रूर इसका लिंक जाकर चेक करिए डिस्क्रिप्शन से।
और दोस्तों जो डो बच गया था ना, उसको मैंने सोचा आज मैं एयर फ्रायर को और टेस्ट करती हूँ, और एयर फ्रायर में ही उस डो से मैंने बंस बनाने की सोची। मैंने सोचा ये वाले जो बंस हैं ये हम अगले दिन यूज़ कर लेंगे। बचे हुए डो के मैंने पिज़्ज़ा बंस बना दिए। सेम मुझे अब तो आइडिया हो ही गया था कि ये बहुत जल्दी पकने वाले हैं, तो 350 डिग्री फ़ारेनहाइट पर मैं इन्हें 8 मिनट बाद चेक करने वाली हूँ। उतना ही बेक किया मैंने प्री हीट करके। और जब तक हमारे बंस पक रहे हैं, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि बाहर का मौसम कैसा है। एकदम ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है आजकल, बहुत बारिश हो रही है। आज शायद कुछ -3 डिग्री गया हुआ है यहाँ पे टेम्परेचर, और काफ़ी ठंडा ठंडा फील हो रहा है। सारे के सारे पौधे एकदम ग्रीनरी उनसे हट चुकी है। बस ये पाइन कोन्स के पौधे ही हैं आजकल ग्रीन, इनके अलावा बाकी कोई खास पौधे ग्रीन दिख नहीं रहे हैं। सिर्फ श्रब्स बचे हैं ग्रीन, और ये पाइन कोन्स। और चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए वेजिटेबल गार्डन जो पिछले 10 दिन पहले फिर भी थोड़ा बहुत हरा भरा था, अब विंटर इतनी हार्श हो गई है कि यहाँ पे सारे पौधे ख़त्म हो चुके हैं। अब मेरा टास्क है इन सब को हटाना यहाँ से, और इसको सील करना। जो यहाँ पे मैंने मिट्टी डाली हुई है पूरी विंटर्स का, देखिए इन पर कितना बुरा असर होता है पौधों पर। 10 दिन पहले तक यहाँ पर इतने सारे मैरीगोल्ड्स थे। मैंने एक पिछली वीडियो में आपके साथ टमाटर भी हार्वेस्ट किए थे, आपको दिखाया भी था। और अब माइनस में ज़्यादा टेम्परेचर जाने से क्या हाल हो गया है। कितना ठंडा दिन है ये, देखिए पूरी घास भी एकदम येलो हो चुकी है, कहीं पे भी ग्रीनरी नहीं दिख रही है ज़्यादा। मेरा फ्लावर गार्डन भी अब पूरा खाली हो चुका है। आई मिस दोज डेज जब मैंने उसे अप्रैल मई में एकदम न्यू कर लिया था। आपने पुराने वीडियोस देखे हैं तो आपको पता होगा कि यहाँ पर मैंने कितने तरह के फूल उगाए थे, और ये एरिया कितना सुंदर लगता था। पता है, बस ये एक ही फूल का पौधा है जो अभी तक ग्रीन है। मुझे इसका नाम तो नहीं पता, बट इसमें फूल भी बहुत रहे थे। मैं भूल गई हूँ एक्चुअली इसका नाम। होम डिपो से हम लाए थे। ये भी एक तरह का झाड़ जैसा ही पौधा था, बट फूल बहुत सुंदर थे। एक ये पौधा आजकल खुश है, जो है सर्दियों का पौधा, इसे कहते हैं क्रिसमस स्टार। और चलिए अब चल के अपने बंस को फिर से देख लेते हैं कि उनका क्या हाल है। बंस दोस्तों 12 मिनट्स बाद मैं चेक कर रही हूँ, और ये बहुत ही अच्छे से बेक हुए हैं। मैं बाहर चली गई थी तो मैं 8 मिनट बाद देख नहीं पाई, लेकिन 12 मिनट बाद ही दिन को देख रही हूँ। काफ़ी अच्छे से बेक हुए हैं, बट मुझे फिर से नीचे से थोड़ा सा इन्हें और बेक करने का मन किया, तो मैंने 2 मिनट के लिए और बेक किया इन्हें पलट कर, और फिर ये काफ़ी अच्छे और सॉफ्ट बन के निकल गए थे। ये देखिए काफ़ी अच्छे बंस बने थे। आप भी ज़रूर एयर फ्रायर को चेकआउट करिए जाकर, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से। मुझे बहुत ही फंक्शनल लगा, बहुत ही स्लीक इसका डिज़ाइन है, और सारे काम जल्दी जल्दी चुटकियों में कर देता है बिकॉज ऑफ इट्स कैपेसिटी एंड 1600 पावर वोल्टेज। काफ़ी अच्छा अप्लायंस लगा मुझे, और बहुत ही लाइट वेट है, कहीं भी मूव करना आसान है, और काउंटर पे रखा हुआ भी बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं लेगा। चलिए अब मैं आपको लेके चलती हूँ डॉलर ट्री। आज मैं तो यहाँ एक ख़ास मकसद से आई हूँ, लेकिन आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर क्या क्या ज़्यादा अच्छा मिलता है और यहाँ से क्या लेने आना चाहिए। तो बेसिकली मैं तो ना, हम इंडिया जल्दी जाने वाले हैं, तो बच्चों के लिए एयरप्लेन के लिए एक्टिविटी बुक्स या कलरिंग बुक्स या स्टिकर बुक्स टाइप की चीज़ें लेने आई थी स्पेशली आज, ताकि एरोप्लेन में जितना ड्यूरेशन होगा लगभग 17 घंटे का, बच्चों का मन लग सके। और सोचा कि आपको भी अपने साथ ले चलती हूँ, क्योंकि डॉलर ट्री में आजकल बहुत सारा कलरफुल क्रिसमस का सामान आया हुआ है, फ्रॉम डेकोरेशंस टू गिफ्ट टैग कार्ड्स टू गिफ्ट रैपिंग पेपर्स। और देखिए इस तरह की चीज़ें यहाँ बहुत अच्छी मिलती हैं। जैसे मुझे मिली है ये वर्ड सर्च बुक विच इज़ बेस्ड ऑन क्रिसमस थीम। तो इसमें इतने सारे पेजेस हैं वर्ड सर्च के लिए। मेरी बड़ी बेटी 9 साल की है, और उसका तो इन चीज़ों में बहुत अच्छे से टाइम पास होता है, एंड शी रियली लाइक्स डूइंग सच एक्टिविटीज़। और सिर्फ क्रिसमस की ही नहीं, इस तरह की डॉलर ट्री में आपको बहुत सारी बुक्स मिल जाएंगी। रीडिंग बुक्स भी होती हैं ऑब्वियसली, लेकिन रीडिंग बुक्स तो यहाँ पर ज़्यादा लेनी ही नहीं पड़ती, बिकॉज काउंटी लाइब्रेरी का एक्सेस होता है हर स्कूल गोइंग बच्चे को।
और रीडिंग बुक्स तो काउंटी लाइब्रेरी से आप इजीली इशू करा के ला सकते हो, पढ़ के रिटर्न कर सकते हो। तो बच्चे तो नई नई बुक्स लेके खुश रहते हैं। और ये देखिए आजकल डॉलर ट्री में क्रिसमस थीम के कितने अच्छे कुकी टिन्स आए हुए हैं और ये मुझे इतने क्यूट लगे कि बिना ज़्यादा सोचे समझे मैंने इन्हें उठा लिया। और बेटी अपने लिए बुक्स पसंद कर रही थी एक्टिविटी वाली, तब तक मैं कलेक्शन देख रही थी कि क्रिसमस का क्या क्या आया हुआ है। ये टिन्स तो मुझे बहुत ही अच्छे लगे, तो इनके बारे में तो मैंने ज़्यादा सोचा ही नहीं। ये देखिए कितनी अच्छी स्टिकर बुक भी मिली हमें, एक्टिविटी कम स्टिकर बुक, तो इसे भी हमने ले लिया। और दूसरा टिन मैंने मेरी बेटी को बोला कि पसंद करो कौन सा हमें लेना चाहिए। तो एक्चुअली ये ना गिफ्टिंग के काम भी आते हैं और $1 ईच में इट डजंट हार्म मच, राइट। तो डॉलर ट्री में बेसिकली हर चीज़ या तो $1.25 की मिलती है या 3 या 5, तो काफ़ी सही सामान मिल जाता है कई बार। हाँ, यहाँ की चीज़ें बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल या ऐसे नहीं होती, लेकिन डेकोरेशन टाइप की चीज़ें या टिन जैसी चीज़ें या डिस्पोजेबल चीज़ें यहाँ से लेने में कोई हर्ज नहीं है, काफ़ी अच्छी मिलती हैं। देखिए क्रिसमस डेकोरेशन तो कितनी अच्छी आई हुई है, कलरफुल भी है और काफ़ी थीम भी अच्छी है। यहाँ पर ना पार्टी थीम्स के हिसाब से आपको टिश्यू पेपर्स, कलर्स या बर्थडे पार्टीज़ या कोई भी पार्टी के लिए आपको थीम के हिसाब से कटलरी, डिस्पोजेबल बर्तन सब कुछ मिल जाएगा बर्थडेज़ के लिए या किसी भी पार्टी के लिए बेसिकली। इस तरह से डॉलर ट्री का सामान कुछ चीज़ें यहाँ पर काफ़ी अच्छी मिलती हैं और देख ही रहे हो आप, काफ़ी चीज़ें कलरफुल एंड नाइस हैं, वो भी अट्रैक्टिव भी हैं। बर्थडेज के लिए तो सब कुछ यहाँ आसानी से मिल जाता है। हम तो अपना मोटिव ही पूरा करने में लगे हुए थे बेसिकली। मेरी एक बेटी है 3 साल की और एक है 9 साल की। मैं दोनों के लिए एक्टिविटीज़ एंड स्टिकर बुक्स ले रही थी अच्छी अच्छी, जिससे उनको एरोप्लेन में बिल्कुल भी बोरियत ना हो और वो खुश रहें। और डॉलर ट्री से ना मुझे इस तरह के ऑर्गेनाइजिंग बास्केट्स लेना भी बहुत अच्छा लगता है। मिलता तो यहाँ पे किचन का भी बहुत कुछ है, लेकिन इसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं होती, लेकिन ऑर्गेनाइजिंग बास्केट्स यहाँ के अच्छे होते हैं। मैंने बहुत सारे लेके अपना घर ऑर्गेनाइज भी किया हुआ है डॉलर ट्री से। मैंने आपको पैंट्री के लिए भी दिखाए थे ना, मैंने बड़े बड़े से डॉलर ट्री से और लॉन्ड्री बास्केट्स भी लिए थे। वैसे मेरी तो जो थोड़ी सी आज की डॉलर ट्री की शॉपिंग थी वो तो हो गई। अब चलिए चलते हैं। ये देखिए ये जो की चेन है ना, ये मेरी बेटी अपने स्कूल के क्रिसमस शॉप से मेरे लिए लाई थी। मुझे इतना प्यारा लगा दैट शी थॉट ऑफ मी वाइल सीइंग दिस, तो मैंने इसे अपने कार कीज़ में लगाया है। मेरी बेटी स्पेशली मेरे लिए ढूंढ के लाई थी। और मेरी शॉपिंग तो हो गई, अब चलिए चलते हैं घर की तरफ। ये शॉपिंग तो हो गई, अब जल्दी ही इंडिया जा रहे हैं ना, तो बहुत सारे काम हैं जो मुझे करके जाने हैं, तो सब कुछ जल्दी जल्दी करने में, निपटाने में लगी हुई हूँ। आई होप बच्चे जो है इन एक्टिविटी बुक्स के साथ काफ़ी टाइम अपना स्पेंड कर लेंगे एयरप्लेन में और ज़्यादा परेशान नहीं होंगे। वैसे छोटे बच्चों के साथ इतना बड़ा ट्रैवल तो थोड़ा मुश्किल होता ही है, और लेट्स सी, होपफुली अच्छा जाएगा। आई विल सी इफ़ आई कैन शेयर माई जर्नी विद यू ऑल और नॉट। पता नहीं मैं व्लॉग कर भी पाऊँगी या नहीं, बट कोशिश ज़रूर करूँगी। आई होप आपको रेसिपीज अच्छी लगी होंगी एंड डो नॉट फॉरगेट टू चेक आउट द एयर फ्रायर, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। काफ़ी अच्छा काम कर रहा है एंड द बेस्ट पार्ट इज़ क्विकनेस, एज आई टोल्ड यू। तो काफ़ी सही लगा मुझे तो, बाकी आप भी चेकआउट करिए। और अभी के लिए इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। आपसे मिलती हूँ दोबारा एक और वीडियो में। एंड अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ कर लीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, हैव अ गुड डे।